हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ महाराणा सांगा के बारे में जानकारी। महाराणा सांगा विभिन्न एग्जामों के सिलेबस का अभिन्न अंग है। यह है फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर, सेकंड ग्रेड रीट, विभिन्न एग्जामों में आने वाला उपयोगी टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम देखें महाराणा सांगा का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। 1509 से लेके 1528 तक का टाइम। सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। सबसे पहले हम देखें कि महाराणा सांगा को दो नाम से जाना जाता है। ये आरपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। हिंदू पथ या हिंदू प्रमुख के नाम से इसको जाना जाता है, और दूसरा एक सैनिक के भग्नावशेष के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये अभी तक एक बार एग्जाम में आया है। हिंदू पथ के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता है? ये महाराणा सांगा को जाना जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए एक सैनिक के भग्नावशेष के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो भी महाराणा सांगा इसका आंसर होगा। देखिए जीवन के बारे में देखते हैं। पिता का नाम रायमल था, और रायमल के जीवन काल में ही इसके पुत्रों के बीच में सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया था। रायमल के 13 पुत्र थे। 13 पुत्रों में 3 बड़े जो पुत्र थे, सबसे बड़ा था कुंवर प्रताप पृथ्वीराज, दूसरा जयमल, और तीसरे नंबर पे जो पुत्र था वो था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का ही पॉपुलर नाम है महाराणा सांगा। अब देखिए कहानी यहाँ पे बढ़ती है कि ये तीनों भाई अपने एक बाबा सारंग देव है, इसके साथ एक कहाँ पे जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास सभी अपनी कुंडली के लेके जाते हैं, सभी अपनी कुंडली दिखाते हैं। ज्योतिषी कहता है कि भाई सबसे अच्छा राजयोग संग्राम सिंह का है। तो ये भाई नाराज हो जाते हैं, बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज और जयमल। आखिरकार जो इनके संग इनका बाबा था सारंग देव, वो कहता है कि भाई ऐसा है कि हमें एक व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो एक पुजारिन एक मंदिर में थी, और वो भी भविष्य के बारे में देखती थी। उसके पास लेके जाते हैं इन तीनों को, और पुजारिन से पूछते हैं कि भाई ऐसा है कि ये बताइए कि इसमें सबसे अच्छा राजयोग किसका है। ये भी महाराणा सांगा के राजयोग के बारे में कहती है कि महाराणा सांगा भावी शासक बनेगा। इतना सुनते ही कुंवर पृथ्वीराज, जो सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा योग्य भी था, इसने तलवार निकाली और संग्राम सिंह के ऊपर टूट पड़ा। इसकी तलवार के जो बार से सारंग देव क्या करता है, संग्राम सिंह को बचा लेता है, बीच बचाव करता है, और संग्राम सिंह की को मृत्यु से बचाता है, मृत्यु के मुंह से बचाता है। लेकिन इस हमले में संग्राम सिंह की एक आंख चली जाती है, वो एक आंख अपनी खो बैठता है। देखिए सारंगदेव बीच बचाव करता है, और बीच बचाव के बाद क्या होता है, संग्राम सिंह अपनी एक आंख खो बैठता है। संग्राम सिंह अपने भाइयों के डर से अज्ञातवास में रहता है अजमेर में एक श्रीनगर जगह पे वो चला जाता है। ये आपके लिए आरपीएससी के लिए अच्छा प्रश्न बनेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि राणा सांगा अपना अज्ञातवास कहाँ पे गुजारता है, अजमेर में श्रीनगर नामक जगह। और कौन उसको शरण देता है, करमचंद पवार। ये बात ध्यान रखिएगा। बाद में करमचंद पवार को ये शासक बनने के बाद विभिन्न जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र भी देता है। कौन, महाराणा सांगा। ठीक है ना, कृतज्ञतावश इसने इसके जीवन की रक्षा की थी और एक कठिन समय में इसको सुरक्षा प्रदान की थी। अब देखिए शक्ति जो ये संघर्ष था सत्ता के लिए, ये कैसे अंत होता है और कैसे घटनाक्रम परिवर्तित होता है और कैसे महाराणा सांगा शासक बनता है। अब चूंकि महाराणा सांगा पूरे के पूरे जो राजनीतिक परिदृश्य मेवाड़ के से उससे गायब हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है, मेवाड़ को छोड़ के अजमेर चला जाता है। अब इसी दौरान इसके जो शत्रु थे सत्ता प्राप्ति में, इसमें एक पृथ्वीराज था, दूसरा जयमल था, तीसरा सारंगदेव
जो रायमल का चाचा था, ये भी सत्ता प्राप्ति के लिए इसके साथ संघर्षरत था। और एक इनका चचेरा भाई था सूरजमल। ये देखिए, ये सभी कैसे वन बाई वन करके राणा सांगा के रास्ते से हटते हैं। सबसे पहला तो पृथ्वीराज, जो सबसे योग्य था। अच्छा, पृथ्वीराज को कुंभलगढ़ का प्रशासक भी बना दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अन्य भाइयों में भी इसके प्रति ईर्ष्या चालू हो गई थी। पृथ्वीराज अपने बहनोई के पास जाता है। इसकी बहन को सिरोही में इसकी बहन का संबंध होता है और उसको इसका जो बहनोई है बड़ा परेशान करता है, उसके साथ मारपीट करता है। उसको समझाने के लिए पृथ्वीराज जाता है। रास्ते में वो क्या करता है, इससे नाराज होकर इसको क्या करता है, जहर भरा खाना रख देता है और जिससे किसकी, पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज रास्ते से हट जाता है क्योंकि इसके बहनोई द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको जहर दे दिया जाता है पृथ्वीराज को। इसके बाद जो जयमल है वो सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। सोलंकियों से ये युद्ध करता है और यह लड़ता हुआ मारा जाता है। इसके बाद जो सारंगदेव है, सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज पहले ही कर चुका होता है क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष चल रहा होता है और सारंगदेव पृथ्वीराज द्वारा एक लड़ाई में मारा जाता है। सूरजमल, सूरजमल चचेरा भाई है इनका, चचेरा भाई, और ये रायमल को ही शासक नहीं मानता था। यानी ये रायमल के को मेवाड़ का शासक मानने के लिए ही तैयार नहीं था। तो ये अपने भाइयों को तो उत्तराधिकारी मान ही नहीं सकता मेवाड़ का सच्चा, लेकिन फिर भी ये हताश होकर कांठल की ओर चला जाता है। कांठल वर्तमान में प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र माना जाता है, वहां पे चला जाता है और नए राज्य की तलाश में। तो एक एक करके जो इसके प्रतिद्वंदी थे महाराणा सांगा के, पृथ्वीराज बहनोई द्वारा विष दे दिया जाता है, जयमल सोलंकी के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है और सारंगदेव को पृथ्वीराज पहले ही मार चुका होता है और सूरजमल नए राज्य की तलाश में कांठल की ओर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है किसके पास, रायमल, और रायमल अपनी मृत्यु के निकट पहुंचता है 1509 में, जब इसको पता नहीं होता है कि अब वो खुद चिंतित होता है कि मैं अपने किस पुत्र को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करूं। ऐसे टाइम पे करमचंद पवार महाराणा जो रायमल है उसके पास ये संदेश भिजवाता है कि आपका पुत्र संग्राम सिंह मेरे पास है और वो जीवित है। ऐसे टाइम पे रायमल क्या करता है, मृत्यु के निकट पहुंचता हुआ वो राणा सांगा को अजमेर से मेवाड़ बुलाता है और मई 1509 में, मई 1509, देखिए कुछ इतिहासकार 5 मई 1509 बताते हैं, कुछ इतिहासकार 24 मई 1509 बताते हैं। महाराणा सांगा संग्राम सिंह के नाम से क्या बैठता है, मेवाड़ की गद्दी पे बैठ जाता है और शासक बन जाता है, मेवाड़ का शासक बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मई 1509 है। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि 5 मई हो या 24 मई हो, इस तरीके से फिक्स डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप मई 1509 याद रखिएगा। संग्राम सिंह के नाम से कौन, महाराणा सांगा क्या बनता है, मेवाड़ की गद्दी का शासक बनता है। देखिए अजमेर और चाकसू पर विजय, ये आरंभिक विजय है, आरंभिक विजय है। जब महाराणा सांगा शासक बना मेवाड़ का, तो मेवाड़ का शासक बनते ही महाराणा सांगा के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो महाराणा रायमल के टाइम पे बहुत सारे क्षेत्र अन्य राजाओं द्वारा जीत लिए गए थे और महाराणा रायमल द्वारा उनको जीतने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसने जीतने का कोई प्रयास नहीं किया वापस से उन क्षेत्रों को। और दूसरा वित्तीय संसाधन इस समय कम हो गए थे, वित्तीय संसाधनों की कमी, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि जब क्षेत्र आपका घट जाएगा तो आय के स्रोत घट जाएंगे, तो 2 उद्देश्य थे किसके, महाराणा सांगा के। पहला तो अपने वापस से क्षेत्रों को जीतना ताकि अपनी जो मेवाड़ की रेपुटेशन है वापस से प्राप्त हो, और वित्तीय संसाधन प्राप्त करना ताकि राज्य का संचालन आसानी से किया जा सके। इसके लिए वो क्या करता है, अजमेर और चाकसू पर विजय प्राप्त। देखिए
रायमल के काल में मेवाड़ को अपने बहुत से क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा था और उन्हें वापस प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। किसने? रायमल ने। इसके बाद इस दौरान जिस समय ये शासक बना महाराणा सांगा, उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी कौन थे? अफगान थे, अफगान शासक थे। एक प्रश्न कई बार आता है जीके में कि भारत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? पहला अफगान वंश, तो वो कौन सा है? लोधी वंश। दूसरा सूरी वंश है, शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। दूसरा सेकंड ये है, सेकंड वंश, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोधी इस समय कौन था शासक? सिकंदर लोधी का इसके आसपास के क्षेत्रों पे ज्यादा नियंत्रण मजबूत नहीं था, इसलिए वित्तीय संसाधन विकसित करने के लिए और राजस्थान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मैंने आपको बताया था 2 लक्ष्य थे। वो क्या करता है? अजमेर और चाकसू पर आक्रमण करता है, और चूंकि इस क्षेत्रों पे सिकंदर लोधी का नियंत्रण कमजोर हो चुका था, इसलिए इनको क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है। और यहीं से उसके 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला तो मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार, और दूसरा राणा सांगा के वर्चस्व के दौर की शुरुआत होती है। देखिए, अजमेर और चाकसू ये आरंभिक विजय है महाराणा सांगा की। अब देखते हैं गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के साथ संघर्ष। मुजफ्फर ये गुजरात का शासक था। इसके साथ संघर्ष का जो प्रमुख तात्कालिक कारण है वो है ईडर का प्रश्न। ईडर का प्रश्न, देखिए ईडर का प्रश्न क्या था? गुजरात और मेवाड़ के संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या है? ईडर का प्रश्न है। ईडर में एक राजा भाण था। भाण के 2 पुत्र थे। देखिए, राजा भाण था, इसके 2 पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। राजा भाण की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र सूर्यमल शासक बनता है। सूर्यमल की भी ज्यादा लंबे समय तक जीवन नहीं रहता है। 18 महीने के शासन के बाद सूर्यमल की भी मृत्यु हो जाती है, ये भी मृत्यु हो जाती है इसकी, और इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है रायमल। देखिए, राव भाण की मृत्यु के पश्चात सूर्यमल गद्दी पे बैठता है, और सूर्यमल का भी जो शासन काल है वो कितना रहता है? 18 माह का। और इसके पश्चात इसका पुत्र अल्पायु वाला था, मतलब कम आयु वाला था, 15-16 साल का, रायमल गद्दी पे बैठता है। लेकिन इसका जो चाचा था रायमल का, भीम, वो इसके अल्पायु होने का फायदा उठाता है और रायमल को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन बैठा। देखिए, रायमल की अल्पायु का फायदा उठाकर क्या करता है इसका चाचा भीम? इसको गद्दी से हटाकर अपना ईडर पे कब्जा कर लेता है। ऐसे टाइम पे रायमल सांगा के पास जाता है, महाराणा सांगा की शरण में जाता है। रायमल मेवाड़ की शरण में जाता है, राणा सांगा के पास पहुंच जाता है। राणा सांगा इस युवक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और इसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर यहाँ पे क्या करता है? अपनी पुत्री की सगाई किससे कर देता है? रायमल से कर देता है। अब महाराणा सांगा क्या करता है? इसको सैन्य सहायता प्रदान करता है रायमल को, और इसको ईडर की गद्दी पे आसीन कर देता है। देखिए, 1515 में रायमल महाराणा सांगा की सहायता से कहाँ पहुंचता है? ईडर पहुंचता है, और भारमल, उस समय तक भीम की मृत्यु हो जाती है और भीम का पुत्र भारमल शासक बन जाता है। इसके बाद में वह क्या करता है? ईडर पर पुनः अधिकार कर लेता है। कौन? रायमल। भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लेता है रायमल। किसकी सहायता से? महाराणा सांगा की सैन्य सहायता से। ऐसे टाइम पे चूंकि अब भारमल या भीम था, इसको सहयोग कर रहा था गुजरात का शासक मुजफ्फर। अब मुजफ्फर इसको अपना अपमान समझता है। वो मानता है कि भारमल को हटाया जाना कहीं ना कहीं मुजफ्फर के लिए अपमानजनक था, इसलिए वो रायमल के खिलाफ क्या करता है? सैन्य अभियान करता है। देखिए, गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत अप्रसन्न होता है इस घटना से, ईडर पे रायमल के अधिकार से, क्योंकि वो मानता है कि जो भारमल था या भीम था, ये किसकी
सहयोग से शासक बने थे, मुजफ्फर शाह के शासन से बने थे, इसलिए वह अपने एक सेना नायक था निजामुल मुल्क, इसको क्या करता है, आदेश देता है कि वह ईडर की गद्दी पे अपना अधिकार करे और पुनः भारमल को क्या करे, सत्ता पे बैठाए, ईडर की गद्दी पर बैठाया जाए। निजामुल मुल्क अपनी सेना सहित आक्रमण करता है, किसके ऊपर, रायमल के ऊपर। ये रायमल के ऊपर आक्रमण करता है। रायमल वहां से ईडर को छोड़ के कहां चला जाता है, पहाड़ी इलाके में चला जाता है, पहाड़ी इलाके में चला जाता है। इसका पीछा कौन करता है, रायमल का पीछा करते हुए निजामुल मुल्क भी पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, और पहाड़ी इलाके में जब ये पहुंचता है तो क्या करता है, ये ऊपर से आक्रमण करता है, किसके ऊपर, निजामुल मुल्क के, और निजामुल मुल्क इस आक्रमण को सहन नहीं कर पाता और पराजित हो जाता है। इससे नाराज होता है कौन, मुजफ्फर शाह, और इसके असफल होने पे, निजामुल मुल्क के असफल होने पे उसको वापस बुला लेता है, उसकी जगह में मुवारिज मुल्क नाम के एक दूसरे अपने सेना नायक को भेजता है, मुवारिज मुल्क। अब देखिए मुवारिज मुल्क जब पहुंचता है तो वो जल्दी ही क्या करता है, रायमल को हटा देता है, और रायमल को हटाने के पश्चात ईडर पे अपना अधिकार कर लेता है। यहाँ पे एक रोज मुवारिज मुल्क अपने एक दरबार में एक कवि था, भाट था, उसको कहीं ना कहीं कहता है कि मैं महाराणा सांगा को अपने जो द्वार पे जैसे अपन कुत्ता पालते हैं, ऐसे महाराणा सांगा को अपने साथ रखूंगा। तो कहीं ना कहीं महाराणा सांगा की एक कुत्ते से तुलना कर देता है। इसका खबर महाराणा सांगा को पहुंच जाती है। महाराणा सांगा इसको अपमान समझता है, कहीं ना कहीं मेवाड़ के कुल के विरुद्ध था इस तरीके की तुलना किया जाना, इसलिए महाराणा सांगा बड़ी सेना लेके मेवारिज मुल्क के खिलाफ आक्रमण करता है। महाराणा सांगा के आक्रमण के टाइम पे ईडर पे आक्रमण किया, इससे कहीं ना कहीं मेवारिज मुल्क की हार होती है, और रायमल को वो वापस से कहां बैठा देता है, ईडर की गद्दी पे बैठा देता है महाराणा सांगा। और वहां के आसपास के क्षेत्र अहमदनगर था, बड़नगर था, और आपका विसल नगर था, इन सबको जीतता हुआ, लूटता हुआ वापस से चित्तौड़ लौट आता है। मुवारिज मुल्क की हार से, इसकी हार से वापस से कहीं ना कहीं मुजफ्फर शाह के लिए एक झटका होता है। मुजफ्फर शाह वापस से अपने दो सेना नायक अयाज, मलिक अयाज और किवामुल मुल्क, इन दोनों की अध्यक्षता में क्या करता है, एक वापस से बड़ी सेना भेजता है, कहीं ना कहीं इस अपमान का बदला लेने के लिए 1520 में। अब ये दोनों सेना नायकों के दोनों मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए भेजता है सेना, दोनों आक्रमण भी करते हैं, लेकिन दोनों की जो सेना नायकों के बीच में एक आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई देता है, और दोनों में कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है। किसके बीच में, अयाज और किवामुल मुल्क के बीच में। देखिए मुस्लिम सेना नायकों में आपसी अनबन हो जाती है। मलिक अयाज आखिरकार थक हार के संधि करता है मेवाड़ के साथ, और 1520 में मेवाड़ और गुजरात के बीच में संधि हो जाती है, और अस्थायी एक प्रकार से शांति स्थापित हो जाती है। गुजरात के साथ मेवाड़ के संबंधों में यहीं तक एक पहुंच आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ महाराणा सांगा का संघर्ष। देखिए मैंने बताया कि जिस समय महाराणा सांगा शासक बना, उस समय सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। सिकंदर लोदी कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक शासक था। वो जानता था कि महाराणा सांगा मजबूत शासक है, और उसके विरुद्ध अभियान करना ज्यादा समझदारी भरा नहीं है। इसलिए जब राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के जो क्षेत्र थे उनको जीता, तो सिकंदर लोदी द्वारा कोई प्रत्याक्रमण या वापस से राणा सांगा के ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया गया। लेकिन सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी एक युवा था और जोशीला युवक था, युवा प्लस जोशीला शासक था, और कहीं ना कहीं वो
महाराणा सांगा के खिलाफ आक्रमण करता है, एक अभियान करता है। कहीं ना कहीं वो महाराणा सांगा को पराजित करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। हालांकि वो महाराणा सांगा की जो युद्ध कौशल से, उसकी जो शक्ति से परिचित नहीं था इब्राहिम लोदी। देखिए दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पहला युद्ध होता है इनके बीच में खातौली का। राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के अधीनस्थ इलाके अजमेर और चाकसू को अपने अधीन कर लिया था, और कहीं ना कहीं लेकिन इसके विरुद्ध सिकंदर लोदी द्वारा कोई प्रति आक्रमण नहीं किया गया। इब्राहिम लोदी जैसे ही शासक बनता है, वो 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। दोनों शासकों के बीच में, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कोटा के निकट खातौली में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और महाराणा सांगा विजयी रहता है। तो पहला तो ये आरपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें कौन विजयी रहा? महाराणा सांगा विजयी रहा। एक 3 इसके और फैक्ट है। पहली बात तो इब्राहिम लोदी अपनी जान बचाकर भाग जाता है, एक। दूसरा, इसका बेटा है, उसको बंदी बना लिया जाता है। और तीसरा, राणा सांगा इसमें अपना एक हाथ और एक पैर गवा बैठता है। देखिए सुल्तान युद्ध से, सुल्तान का मतलब इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी युद्ध से मैदान से भाग निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जो शहजादा है, इसका पुत्र है, वो कैद कर लिया जाता है। और तीसरी बात क्या है कि राणा सांगा इसमें अपना एक बायां हाथ खो बैठता है और पैर में तीर लगने से लंगड़ा हो जाता है, यानी पैर भी नाकाम हो जाता है और हाथ भी उसका काम का नहीं रहता। तो ये 3 इसके रिजल्ट थे खातौली के युद्ध के। आखिरकार इब्राहिम लोदी इसको अपनी तौहीन समझता है, अपना अपमान समझता है। वो कहीं ना कहीं इस खातौली के युद्ध का बदला लेने के लिए दूसरा आक्रमण करता है। किसके ऊपर? महाराणा सांगा के ऊपर, सेकंड आक्रमण। ये 1 साल बाद ही करता है, 1518 में। और इस बार स्वयं नहीं आता, मियां माखन भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है, कई टाइप के नाम मिलते हैं इसके। देखिए दूसरा दो युद्ध है, वो है बाड़ी धौलपुर का युद्ध। बाड़ी धौलपुर के निकट बाड़ी में ये युद्ध हुआ। देखिए बाड़ी धौलपुर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आरपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न पहले आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन विजयी रहा? राणा सांगा। दूसरा कौन सा है? बाड़ी धौलपुर का युद्ध, ये 1518 में। और इस बार इब्राहिम लोदी नहीं लड़ता, उसकी जगह उसके 2 सेना नायक मियां माखन और मियां हुसैन राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध में भी राणा सांगा विजयी रहता है, ये विजयी रहता है। और कहीं ना कहीं मियां माखन और मियां हुसैन को पराजय का सामना करना पड़ता है। और इसके पश्चात इब्राहिम लोदी किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण महाराणा सांगा के विरुद्ध नहीं करता है। यानी इसके बाद वो समझ जाता है कि राणा सांगा को पराजित करना कठिन है। इसलिए 2 अभियान तो करता है कौन? इब्राहिम लोदी। पहला खातौली का युद्ध और दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध। लेकिन इसके पश्चात कोई भी आक्रमण राणा सांगा के विरुद्ध कौन नहीं करता है? इब्राहिम लोदी। देखिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के साथ संबंध। मालवा एमपी में पड़ता है और इस जगह मालवा पे शासन था महमूद द्वितीय का, खिलजी द्वितीय का। ये बात ध्यान रखिएगा, महमूद खिलजी फर्स्ट, ये कुंभा के टाइम पे था। और महमूद द्वितीय या महमूद खिलजी द्वितीय ये है सांगा के टाइम। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। महमूद खिलजी फर्स्ट कुंभा के टाइम पे और महमूद खिलजी द्वितीय ये सांगा के टाइम पे मालवा का शासक था। देखिए मेदिनी राय एक हिंदू सामंत था, किसका? महमूद खिलजी द्वितीय का।
महमूद खिलजी सुल्तान था और कहीं ना कहीं मेदिनी राय की सहायता से ही ये क्या बनता है, अपना साम्राज्य, अपना जो सत्ता है मालवा में, इसका पुनः शासक बनने में सफलता प्राप्त करता है। जब महमूद खिलजी मेदिनी राय की सहायता से शासक बनता है तो कहीं ना कहीं मेदिनी राय को क्या बना देता है, अपना प्रधानमंत्री बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। महमूद उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जैसे ही मेदिनी राय बनता है, मेदिनी राय के हाथों में अधिकतर पूरा शासन इसके हाथों में चला जाता है, पूरा प्रशासन यही संभालने लग जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय नाम मात्र का शासक रह जाता है। इससे जो अन्य मुसलमान जो इसके सरदार हैं, मुस्लिम दरबारी हैं, वो नाराज हो जाते हैं, वो संशंकित हो जाते हैं इसकी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से, और वो सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध भरते हैं, उसके कान भरते हैं, और इससे कहीं ना कहीं मेदिनी राय को के ऊपर अविश्वास प्रकट करना चालू कर देता है। कौन? महमूद खिलजी। और डर कर कहां पहुंच जाता है? गुजरात में। देखिए, सुल्तान के जो मुस्लिम अमीर हैं को मेदिनी राय की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या होती है और वो सुल्तान को बहकाना आरंभ कर देते हैं, और इतना डर जाता है सुल्तान की, भाग के कहां पहुंच जाता है? गुजरात में पहुंच जाता है, गुजरात के शासक के पास, और उससे कहता है कि भाई मुझे मेदिनी राय के विरुद्ध सहायता दीजिए। अब मेदिनी राय चूंकि इसको लग गया था कि गुजरात के शासक के साथ मिलकर महमूद खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करेगा, मेदिनी राय के ऊपर, इसलिए मेदिनी राय क्या करता है, ये भाग के पहुंच जाता है सांगा के पास अपनी सहायता के लिए। देखिए, मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है मेवाड़, जहां महाराणा सांगा उसको गागरोन और चंदेरी की 2 रियासतें देता है। और यहाँ पे घटनाक्रम थोड़ा सा बता देता हूं कि मेदिनी राय जब सांगा के पास आता है तो मेदिनी राय अपने पुत्र को मालवा में शासक बना के आता है, उसको दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप के आता है। अच्छा, इस दौरान गुजरात का जो शासक है और महमूद खिलजी मालवा पे आक्रमण करते हैं और इसके पुत्र और इसके परिवार की हत्या कर देते हैं, मेदिनी राय की। राणा सांगा को जब ये पता चलता है तो वो मेदिनी राय के साथ जाने का प्रयास करता है, लेकिन उससे पूर्व ही मालवा का पतन हो जाता है। आखिरकार महाराणा सांगा मेदिनी राय को अपने पास की 2 क्षेत्र गागरोन और चंदेरी, इनको जीतता है। किसके? ये महमूद खिलजी द्वितीय के अधिकार में ही थे गागरोन और चंदेरी। बाद में क्या करता है, इनको जीतकर किसको सौंप देता है? इसे मेदिनी राय को सौंप देता है और अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेता है यहाँ पे। इसके बाद में जब ये खबर पहुंचती है कि गागरोन और चंदेरी के क्षेत्रों को जीतकर ये क्षेत्र किसको दे दिए? मेदिनी राय को, महाराणा सांगा। तो महमूद खिलजी नाराज होकर 1519 में मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान करता है। अब जब इसकी खबर राणा सांगा को लगती है तो राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर कहां पहुंच जाता है? मेदिनी राय की सहायता करने के लिए गागरोन पहुंच जाता है। और इन दोनों के बीच में महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में सांगा वर्सेज महमूद खिलजी द्वितीय, इनके बीच में 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। ठीक है ना? देखिए, गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, दोनों के बीच में, महमूद खिलजी और सांगा के बीच में, जिसमें महमूद खिलजी की पूरी तरीके से पराजय होती है और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है। और इसके एक पुत्र था आसफ खां, उसकी इस युद्ध में क्या होती है? मृत्यु होती है। स्वयं सुल्तान घायल हो जाता है, उसको बंदी बना के कहाँ ले जाया जाता है? चित्तौड़गढ़, और वहां पे उसको 3 माह तक बंदी बनाया रखा जाता है। आखिरकार 3 माह के इस दौरान उसके घावों की उपचार किया जाता है। जब महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हो चुका था और उसके घावों की, उसकी कहीं ना कहीं उसके जख्मों को चिकित्सा की जाती है उनकी, और उसके पश्चात उसका व्यवहार महाराणा सांगा के प्रति बड़ा ही कृतज्ञतापूर्ण होता है, बड़ा ही सम्मानपूर्वक होता है। वह अपने अधीनता स्वरूप अपने रत्न जड़ित मुकुट को दे देता है और सोने की जो कमरबंद पेटी है
उसको भी महाराणा सांगा को सौंप देता है। महाराणा सांगा जब इसका एक कृतज्ञतापूर्ण एक अच्छा आचरण देखता है अपने प्रति, तो वो उसको उसका राज्य वापस सौंप देता है और कहीं ना कहीं उसको उसका राज्य लौटा देता है। लेकिन उसका एक शहजादा था, उसको अपने पास जमानत के तौर पे रख लेता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं महाराणा सांगा ने एक व्यवहारिक कूटनीति का परिचय दिया, क्योंकि वो जानता था कि मालवा जो राज्य है वो चित्तौड़ से काफी दूर है, मेवाड़ से काफी दूर है, उस पे नियंत्रण अपना बनाए रखना बड़ा कठिन है। इसलिए कहीं ना कहीं मालवा का राज्य महमूद खिलजी द्वितीय को सौंपकर वह अपना एक विश्वसनीय सहायक बनाना चाहता था महमूद खिलजी द्वितीय को, और अपने राज्य की सुरक्षा भी चाहता था। अच्छा, दूसरा वो चाहता था कि गुजरात और महमूद खिलजी द्वितीय का कोई गठबंधन ना हो, और कहीं ना कहीं गुजरात और महमूद खिलजी द्वितीय की जो मित्रता है उसको तोड़ना चाहता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक व्यवहारिक कूटनीति का परिचय किसने दिया? महाराणा सांगा ने। अब देखते हैं महाराणा सांगा और बाबर के साथ संबंध। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर, और जिसमें बाबर विजयी रहता है। और बाबर इसमें विजय रहने के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1526 में। किस युद्ध के साथ? पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। यहां पे आपको ध्यान रखना है, अब इन दोनों के बीच में युद्ध के कारण क्या थे। देखिए, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में संघर्ष के प्रारंभ होने के कारण देखते हैं हम। सबसे पहला कारण है, महाराणा सांगा कहता है, बाबर अपनी आत्मकथा, ये आपको किताब भी याद रखनी है, तुजुक ए बाबरी, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में। तो अपनी जो पुस्तक है, आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसमें बाबर राणा सांगा पे एक आरोप लगाता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किसको आमंत्रित किया? बाबर को आमंत्रित किया कि बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करे और कहीं ना कहीं राणा सांगा की मदद करे। ये आरोप जो बाबर राणा सांगा पे लगाता है युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि राणा सांगा स्वयं ही इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका था, पहला तो खातौली के युद्ध में और दूसरा बाड़ी धौलपुर के युद्ध में। तो राणा सांगा के लिए इब्राहिम लोदी कोई बड़ी चुनौती नहीं था कि वह बाबर को आमंत्रित करे इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। लेकिन पहला जो कारण है वो यही माना जाता है कि भाई बाबर कहता है अपनी किताब में कि राणा सांगा ने क्या किया? पहले तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसको आमंत्रित किया युद्ध करने के लिए और फिर मेरी सहायता नहीं की। दूसरी, दोनों महत्वाकांक्षाओं का टकराव, ये बात सही है। बाबर भी महत्वाकांक्षी शासक था और राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी शासक था। अब देखिए, बाबर फरगना का था, अफगानिस्तान में फरगना नामक प्रांत का शासक था। वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आर्थिक संसाधन नहीं है, विपन्नता है, गरीबी है, आर्थिक संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव, गरीबी भरा क्षेत्र था, ज्यादा संसाधन नहीं थे, खाना बदोश टाइप की जिंदगी थी उस क्षेत्र की। इसलिए कहीं ना कहीं बाबर के लिए भारत का क्षेत्र अपने आप में एक बहुत आकर्षक क्षेत्र था जहां से आय के बहुत सारे स्रोत। तो बाबर ने जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया तो वो कहीं ना कहीं पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, क्योंकि भारत एक बहुत संपन्न क्षेत्र था। तो बाबर की अपनी महत्वाकांक्षा थी एक बहुत बड़े और संपन्न क्षेत्र पर अधिकार बनाने की, और कहीं ना कहीं महाराणा सांगा लगातार अपने आसपास के जो शासकों को पराजित करके अपनी शक्ति को लगातार विस्तारित किए जा रहा था। तो ऐसे में पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना बाबर के लिए आसान नहीं था। इसलिए दोनों को, बाबर को कहीं ना कहीं महाराणा सांगा को पराजित करना ही था, क्योंकि ये बाबर के जो स्वप्न था संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार स्थापित करने का, उस सपने को साकार करने में रोड़ा जो साबित हो रहा था वो कौन था?
महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा को पराजित किए बिना पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना संभव नहीं था। तीसरा कारण है राजपूत अफगान मैत्री। अच्छा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने पराजित किया? बाबर ने, और इब्राहिम लोदी मारा गया। उसके बाद इब्राहिम लोदी का एक अफगान सेनापति था हसन खां मेवाती, ये और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं बाबर के विरुद्ध सहायता पाने के लिए किसके पास आ गए? राणा सांगा के पास पहुंच गए, क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि बाबर के विरुद्ध कोई अगर सहायता कर सकता है इनकी तो कौन था? राणा सांगा। इसलिए कहीं ना कहीं राजपूत और अफगान मैत्री भी बाबर के साथ सांगा के युद्ध का एक कारण था। तीसरा है राणा सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। जैसे ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई, इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया, उसके बाद इब्राहिम जो सल्तनत के क्षेत्र थे, खासकर सवाई माधोपुर के आसपास, खंडार दुर्ग और उसके आसपास के 200 गांवों पर कौन? राणा सांगा अपना क्या कर लेता है? अधिकार स्थापित कर। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पे राणा सांगा का अधिकार स्थापित हो जाता है। अब देखिए, रणथंभौर के आसपास तक के क्षेत्रों पर सांगा का अधिकार हो गया, और इससे ऊपर के क्षेत्रों पे, इससे ऊपर के वाले क्षेत्र पे, दिल्ली वाले क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया? बाबर का। अब दोनों आमने सामने हो गए थे, तो दोनों को दिख रहा था कि एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध अवश्यंभावी है। दोनों शासक भावी संघर्ष को देख के अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। बाबर ने भी इस समय धौलपुर, ग्वालियर और बयाना के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसने बाबर ने। अब सबसे पहले देखते हैं बाबर और सांगा के बीच में जो युद्ध हुए थे, उससे पहले कौन कौन से राजपूत सेनानायक या राजा बाबर के साथ, बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ आके मिल गए थे। देखिए, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध संघर्ष के लिए निमंत्रण भेजा अपने साथी लोगों के लिए, जिसमें दो का नाम आप याद रखना। अफगान शासक हैं हसन खां मेवाती, जो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात किसके साथ आ गए थे? राणा सांगा के, और महमूद लोदी। एक है मारवाड़, मारवाड़ का शासक मालदेव, चंद्रसेन के पिताजी मालदेव, ये भी इस खानवा के युद्ध में किसके साथ था? महाराणा सांगा के साथ था। आमेर का शासक पृथ्वीराज, ये अपने जयपुर के शासक था। ईडर का राजा भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, बागड़ का शासक रावल उदय सिंह, सलम्बोर का शासक रावत रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का झाला अज्जा और देवलिया का रावत बाघ सिंह, और बीकानेर का कुंवर कल्याणमल। तो अब आप ऐसे देखिएगा, दो तो अफगान शासक थे, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी। मारवाड़ यानी जोधपुर का की तरफ से कौन आया था? मालदेव। बीकानेर की तरफ से कौन आया था? आपका कल्याणमल। जयपुर की तरफ से आमेर, जयपुर का प्राचीन वो राजधानी आमेर थी, वहां से पृथ्वीराज। ईडर की तरफ से राजा भारमल। बागड़ ये है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र, यहाँ से रावल उदय सिंह। सलम्बोर की तरफ से रावल रतन सिंह, सादड़ी की तरफ से झाला अज्जा और देवलिया की तरफ से बाघ सिंह। बीरमदेव मेड़तिया मेड़ता क्षेत्र से आया था। तो ये सारे के सारे सेना नायक किसके साथ आ गए थे? राणा सांगा। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, नकारात्मक प्रश्न बन सकता है, आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा। नकारात्मक प्रश्न की पूरी संभावना है, जिसमें मेन कौन है? हसन खां मेवाती को याद रखिएगा, महमूद लोदी को याद रखिएगा, मालदेव पूछा जाता है, पृथ्वीराज पूछा जाता है, यहाँ पे आपका कल्याणमल पूछा जाता है, अज्जा पूछा जाता है, रतन सिंह पूछा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट सभी आपको ध्यान रखने हैं। बयाना का युद्ध, पहला जो युद्ध होता है दोनों के बीच में वो है बयाना का, और वो है फरवरी 1527। देखिए, मार्च
1527 में खानवा का युद्ध दोनों के बीच में होता है, और उससे पहले होता है बयाना का युद्ध। तो फरवरी में दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बाबर ने बयाना पे अधिकार अपना कर ही लिया था, और उधर सवाई माधोपुर अधिकार किसने कर लिया था? राणा सांगा ने। तो रणथंभौर से वह कहाँ पहुंचा? राणा सांगा बयाना पहुंचा। बयाना पे जो दुर्ग का रक्षक था वो था मेहंदी ख्वाजा, ये बाबर का दुर्ग रक्षक था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बयाना के दुर्ग का रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा था। ठीक है ना। अच्छा, महाराणा सांगा की तरफ से बाबर के इस सेना नायक का क्या कर लिया? चारों ओर से घेराव कर लिया, बयाना के दुर्ग का घेराव कर लिया। उस समय बाबर ने एक और अपने सेना नायक को भेजा, नाम था सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। ये बाबर बयाना की रक्षा के लिए बाबर की तरफ से भेजा जाता है सेना लेकर, लेकिन राजपूत शासक इसको पास नहीं आने देते हैं, और आखिरकार बयाना के दुर्ग का पतन हो जाता है। बयाना पे किसका अधिकार हो जाता है? राणा सांगा का। तो ध्यान रखिएगा बयाना का युद्ध कब हुआ? पहला फैक्ट बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा फरवरी 1527। दूसरा फैक्ट बनेगा इसका, दुर्ग रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा। अच्छा, किसको भेजा गया था? मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सहायता के लिए। और अंत में बयाना के युद्ध में किसकी विजय हुई? राणा सांगा की विजय हुई। अब देखिए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ मार्च 1527 में। अब इसके पूर्व के घटनाक्रम देखिए। एक मुस्लिम ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, ये कहता है कि भाई मंगल का तारा पश्चिम में है और जो पूरब से लड़ेगा वो पराजित होगा। और यहाँ पे युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि पूर्व की साइड बाबर था और पश्चिम की साइड कौन था? राणा सांगा था। अब ये स्थिति जैसे ही ये बात आई सामने, तो बाबर की जो सेना थी उसका मनोबल बहुत ही कमजोर हो गया। यहाँ पर मनोबल बढ़ाने का काम कौन करता है? बाबर। वो क्या करता है? शराब के प्यालों को तोड़ देता है। वो अपने सभी सेना नायकों से और सैनिकों से कहता है, प्रतिज्ञा करवाता है कि हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं एक दिन हमें मरना तो है ही, और मरना है तो मरने से डरना क्या है। अगर वो कहता है मरेंगे तो हम क्या करेंगे? शहीद कहलाएंगे, और अगर जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। देखिए चारों तरफ निराशा का माहौल पैदा हो जाता है। बाबर अपने सैनिकों को और सेना नायकों को उत्साह करने के लिए क्या करता है? कभी भी शराब न पीने की प्रतिज्ञा दिलवाता है। दूसरी और बात कहता है, जो बड़ी काम की है वह जिहाद का नारा देता है। वो कहता है कि भाई मरना एक दिन सभी को है, और लड़ाई करते हुए हम मरेंगे तो क्या कहलाएंगे? शहीद कहलाएंगे, और अगर जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे। इसीलिए ये बात याद भी रखना कि इसके बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध के बाद वो अपने हाथ में कुरान लेता है और वो कहता है कि हम कसम खाते हैं कि अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक युद्ध करेंगे और हम दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। कहीं ना कहीं वो अपने सेना नायकों के, सैनिकों के मनोबल को बहुत बढ़ा देता है। कौन? बाबर। देखिए बाबर दूसरा काम भी करता है, क्योंकि बाबर दो तरफा काम करता है। सलहदी तवर नाम के एक राजपूत सेना नायक था, उसको भेजता है किसके पास? राणा सांगा के पास। क्योंकि कहीं ना कहीं बयाना के युद्ध में जीतने के पश्चात वो राणा सांगा से थोड़ा सा समय चाहता है। राणा सांगा से सीधा नहीं उलझना चाहता है, कुछ टाइम चाहता है ताकि अपने सैनिकों को वापस से मनोबल को पुनर्जीवित किया जा सके। इसलिए वो वार्तालाप का सहारा भी लेता है और सलहदी तवर को भेजता है बाबर के खेमे में। और बाबर के जो साथी सेना नायक हैं, राजपूत सेना नायक हैं, वो कहीं ना कहीं इस सलहदी तवर की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं। महाराणा ने इस प्रस्ताव पर अपने सरदारों से बातचीत की सलहदी तवर के, लेकिन खैर सलहदी तवर की मध्यस्थता जो राजपूत सेना नायक थे उनको पसंद नहीं आई। वो इसको वापस से भेज देते हैं, इसको फटकार के। देखिए अब आता है खानवा के युद्ध की डेट। आप ध्यान रखिएगा, हमें दो टाइप से मिल सकती है। 16 मार्च 1527, ये तो राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखी है कक्षा 12 की में। और 17 मार्च 1527, ये गोपीनाथ शर्मा और विभिन्न जो
ऐतिहासिक पुस्तकें उसमें ये डेट दे रखी है। तो आप 17 मार्च 1527 को याद रखिएगा। ये डेट पहले भी आरपीएससी के एक एग्जाम में आंसर के रूप में दी है, मॉडल आंसर के रूप में। तो आपको कौन सी डेट ध्यान रखनी है? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में, भरतपुर के निकट है ये, इसमें युद्ध आरंभ होता है। किस के बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। इस पहली मुठभेड़ में पहले तो राजपूतों का पलड़ा भारी रहता है। राजपूत प्रथम आक्रमण में कहीं ना कहीं मुगलों को हतोत्साहित कर देते हैं, उनके मनोबल को गिरा देते हैं। लेकिन फिर युद्ध भूमि में अचानक राणा सांगा के एक तीर लगता है, जिससे वो युद्ध भूमि पर घायल हो जाता है। ऐसे टाइम पे राजपूत सैनिक उसको युद्ध भूमि से हटाते हैं। देखिए, युद्ध भूमि से उसको हटाना पड़ा। इसके बाद में सलम्बुर का जो रावत था, रतन सिंह चूड़ावत, इससे प्रार्थना की जाती है कि भाई आप सेना का संचालन कीजिए। लेकिन रतन सिंह इस प्रस्ताव को बड़े विनम्रता के साथ अस्वीकार करता है। वो कहता है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो मेवाड़ राज्य की अधीनता या मेवाड़ राज्य का जो राज चिन्ह है वो त्याग करके पहले ही जा चुके हैं, और ऐसे टाइम पे मैं, जब मेरे पूर्वजों ने इस राज चिन्ह को छोड़ दिया है तो मैं यह राज चिन्ह धारण नहीं कर सकता। लेकिन वो साथ में कहता है कि जो भी व्यक्ति ये राज चिन्ह धारण करेगा उसके साथ मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा। ऐसे टाइम पे झाला अज्जा को ये जिम्मेदारी दी जाती है। वो राणा सांगा की जगह क्या करता है? राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करता है। अब ये चीज समझिए कि प्राचीन काल में जो शत्रु सेना के सैनिक थे वो व्यक्ति विशेष को तो जानते नहीं थे, राजा को तो जानते नहीं थे चेहरे से, इसलिए जो राजकीय छत्र धारण करता था उसी को राजा माना जाता था। तो जैसे ही राणा सांगा घायल हुआ, राणा सांगा को हटा के बहुत अल्प समय में झाला अज्जा को ये जिम्मेदारी दी जाती है राजकीय छत्र धारण करने की। अब ध्यान रखिएगा, झाला अज्जा और झाला बींदा, देखिए अल्फाबेट में ए पहले है और बी बाद में, ये बात ध्यान रखिएगा। झाला अज्जा ये राणा सांगा के युद्ध में घायल होने पर राजकीय छत्र धारण करता है, और झाला बींदा ये महाराणा प्रताप के टाइम पे राजकीय छत्र धारण करता है। तो प्रताप बाद में हुए, सांगा पहले हुए, तो आपको हमेशा याद रखने में आसानी रहेगी। ये प्रश्न आरपीएससी में आता है कि आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण भी बनता है कि राणा सांगा के घायल होने के पश्चात राजकीय छत्र कौन धारण करता है? झाला अज्जा। और महाराणा प्रताप के मैदान छोड़ने के बाद, युद्ध मैदान छोड़ने के बाद राजकीय छत्र कौन धारण करता है? झाला बींदा। ए के बाद बी आता है तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। फिर झाला अज्जा द्वारा क्या किया जाता है? राज चिन्ह धारण किया जाता है और वह हाथी पर बैठ के अपना युद्ध जारी रखता है। ज्यादा लंबे समय तक युद्ध नहीं चलता है, और जैसे ये खबर पहुंचती है राजपूत सेना के बीच में कि राणा सांगा घायल हो चुके हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और जो सेना है उसमें खलबली मच जाती है। ऐसे टाइम पे मुगल सेना क्या करती है? आक्रमण करती है और राजपूत सेना की पराजय हो जाती है। ये एक बड़ी विजय है किसके लिए? मुगलों के लिए। मुगलों इसको जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो युद्ध से पहले ही कहता है कि अगर हम मारे जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। तो गाजी की पदवी धारण करता है और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत जो सैनिक हैं उनके सिरों की एक मीनार बनवाता है। राणा सांगा के अंतिम दिनों को देख लेते हैं। जब राणा सांगा घायल हो जाता है तो वह बेहोशी की अवस्था में उसको वहां से युद्ध मैदान से निकालकर, यानी खानवा के मैदान से निकालकर कहाँ ले जाया जाता है? दौसा के निकट बसवा लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है? बसवा। और यहाँ पे उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पे उसको जब होश आता है बसवा में राणा सांगा को, तो वो पूछता है कि युद्ध का क्या हुआ। तो राजपूत सैनिक कहते हैं, राजपूत जो सेना नायक कहते हैं कि भाई हम युद्ध हार गए। तो ऐसे टाइम पे वो राजपूत जो सेना नायक है उनको बड़ा ही नाराज होता है उनके ऊपर, और उनसे कहता है कि भाई हमें मरते दम तक, चाहे मुझे मर जाने दिया जाता, लेकिन युद्ध को हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था। वो कहता है कि जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं
तब तक मैं मेवाड़ नहीं लौटूंगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्या करता है, वापस से युद्ध की तैयारी करने के लिए चंदेरी के मेदिनी राय के पास जाने का प्रयास करता है। बाबर से पराजय करने का या बाबर से जो अपनी पराजय है उसका बदला लेने के लिए राणा सांगा चंदेरी जाने का प्रयास करता है। ऐसे टाइम पे जो युद्ध विरोधी सेना नायक थे, सरदार थे, वो इसको जहर दे देते हैं इरीच नामक स्थान, क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं सुनता और वो युद्ध करने के लिए तत्पर दिखाई देता है। इरीच नामक स्थान पर उसको जहर दे दिया जाता है और इसके बाद में कालपी नामक स्थान पे किसकी, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। 46 वर्ष की अल्पायु में राणा सांगा का देहांत हो जाता है और इसका मांडलगढ़ में क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया, जहर दिया गया इरीच में, मृत्यु हुई कालपी में, घायल होने के बाद प्राथमिक उपचार बसवा में। तो ये 4 स्थान है। बसवा में घायल हो जाने के पश्चात लाया जाता है, यहाँ पे इसको होश आता है, बसवा में प्राथमिक उपचार किया जाता है। इसके बाद में इरीच नामक स्थान पर जहर दिया जाता है, कालपी में मृत्यु होती है और मांडलगढ़ में क्या किया जाता है, इसको अंतिम संस्कार किया जाता है। 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए राणा सांगा की पराजय के कारण, कुछ कारण ऐसे थे जहां पे राणा सांगा जिनकी वजह से पराजित हुआ। पहला तो था बयाना विजय के बाद बाबर को वापस से अपनी सेना को संगठित करने का टाइम देना। ये एक बड़ा मुख्य कारण था कि बयाना विजय जब राणा सांगा कर चुका था, उसके पश्चात बाबर को युद्ध के लिए तैयारी करने का वापस से टाइम नहीं देना चाहिए था, उसको तुरंत ही आक्रमण करना चाहिए था। पहला कारण ये माना जाता। दूसरा कारण है तुलगुमा युद्ध पद्धति। तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है, इसमें क्या होता है कि सेना को कई टुकड़ों में रखा जाता है, यानी पहला आक्रमण इस तरीके से किया जाता है, कुछ टुकड़ियों को पीछे रखा जाता है और ये इस तरीके से आक्रमण करती हैं घेरते हुए। इसके बाद और इस तरीके से ऐसे ही आगे से घेरते घेरते चारों तरफ से सैनिकों को क्या किया जाता है, घेर लिया जाता है विपक्षी सेना को। इसको तुलगुमा युद्ध पद्धति कहते हैं। और जबकि राजपूत सैनिक थे, ये परंपरागत तरीके से हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि बाबर था वो नई युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ रहा था। एक और कारण है, वो है राजपूत सेनानायक तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि बाबर के पास तोपखाना मौजूद था। देखिए तुलगुमा युद्ध पद्धति में तोपों का महत्वपूर्ण रोल था और कहीं ना कहीं ये उनका उपयोग करता है। एक और बड़ा अंतर था, राजपूत सेना हस्ती पे हाथियों पे निर्भर थी, जबकि बाबर की सेना अश्व सेना पर डिपेंडेंट थी। एक अगला कारण है राजपूत सेना में एकता और तालमेल का भाव, क्योंकि राजपूत की जो सेना थी वो बहुत सारे राजपूत राजाओं की सेनाओं से उसका गठन हुआ था। अतः हर सेना की जो अलग अलग टुकड़ियां थी वो अपने अपने शासक के प्रति क्या थी, निष्ठावान थी। लेकिन वो सारी की सारी सेना राणा सांगा के एक अकेले निर्देशन पे चले, ऐसा संभव नहीं था। तो राजपूत सेनाओं में तालमेल का और एकता का अभाव भी देखने को मिलता है। खानवा के युद्ध के परिणाम क्या रहते हैं? परिणाम 2 मेजर हैं। एक तो राजपूतों की जो कहीं ना कहीं शक्ति का उदय हो रहा था, वो राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राजपूत शक्ति का पतन दिखाई देता है और मुगलों की सत्ता सुदृढ़ स्थापित हो जाती है और भारत में मुगल साम्राज्य का एक नया दौर चालू होता है। देखिए राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो जाता है राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही, और मुगल साम्राज्य खानवा के युद्ध के पश्चात ही एक प्रकार से स्थापित हो पाता है और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन जाता है और इसके बाद में मुगल साम्राज्य का एक लंबा काल आरंभ होता है।
देखिए यहाँ पे महाराणा सांगा नाम का टॉपिक समाप्त होता है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छी मेहनत कीजिए, डू योर हार्ड वर्क एंड टेक केयर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभान्वित होने के लिए बोलिए। थैंक यू।